नमस्कार साथियों। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं आज के सेशन में लाइव टेस्ट 28। तो 27 टेस्ट हम लोगों का सफलतापूर्वक हो चुका है। आज हम लोग लाइव टेस्ट 28 करेंगे। 28 ध्यान से सुन लें। गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए कैमरा नहीं है। कहने का मतलब यह हो गया कि कोई सेटअप अवेलेबल नहीं है। मैं आपको आज नहीं दिखूंगा, ना ही आपका कमेंट स्क्रीन पे शो होगा। तो साथियों, फिर भी आप लोग एकदम क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर करेंगे और सही सही आंसर करेंगे, क्योंकि शुरुआत करने के लिए महान बनने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि आपको महान बनना है तो आपको शुरुआत करना होगा। तो लाइव टेस्ट 28 का हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से किसकी लकड़ी महत्वपूर्ण फर्नीचर बनाने के काम में आती है। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से आंसर कीजिए। ABCDE क्या होगा? निम्न में से किसकी लकड़ी महत्वपूर्ण फर्नीचर बनाने के काम में आती है? तो साथियों, जो भी लोग ऑप्शन नंबर ई के साथ आ रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए चीर, इसको पाइन भी कहा जाता है। तो जिसका इंग्लिश थोड़ा सा अलग होता है, मैंने उसको शामिल कर दिया है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चीर आपका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन है सिकोया। सिकोया से भी महत्वपूर्ण फर्नीचर बनाया जाता है साथियों। तीसरा ऑप्शन है आपका देवदार। तो देवदार से भी महत्वपूर्ण फर्नीचर बनाए जाते हैं। और लास्ट का जो ऑप्शन है स्प्रूस, इससे भी महत्वपूर्ण फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ABCD चारों के चारों सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि BPSC में ऑप्शन नंबर ई होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगले प्रश्न पे सभी लोग आ जाए। अगला प्रश्न है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? आज के साइंस का जो टॉपिक हम लोगों का था वनस्पति विज्ञान से, उससे ही प्रश्न सारा का सारा अभी आपको दिखेगा। उसके बाद आपको जो बिहार से दिया गया है, बिहार का दिखेगा, NCERT की बुक से दिखेगी, जो भी टॉपिक दी गई उन सब टॉपिक से दिखेगा। ठीक है, और टॉपिक इस टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाता है। संदीप सर लाइव BPSC 67 लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। या इस लाइव टेस्ट के बाद टेक्निकल टीम के द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी इसका लिंक, तो आप यहाँ से भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीर हो जाएगा। क्या होगा? तो चीर के पेड़ से जो है तारपीन का तेल निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी लोग हैं, ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। साथियों, सभी साथियों को एक बार फिर से गुड इवनिंग। नाम नहीं ले रहा हूँ किन्हीं का, बुरा नहीं मानना है, क्योंकि आज मुझे कोई कमेंट नहीं दिख रहा है, और जब दिखेगा नहीं तो नाम मैं कहाँ से लूँगा? क्योंकि आज मैं थोड़ा सा सेटअप से दूर हूँ, इसलिए ना तो कैमरा है यहाँ पे, ना ही कमेंट का कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपको यह मान के चलना है कि मैं आपके सामने हूँ। चलिए अगला प्रश्न है कि सेड कास्ट का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? सेड कास्ट का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी लोग हैं, जूनीपेरस क्या हो जाएगा? तो जूनीपेरस हो जाएगा यहाँ पे, जूनीपेरस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए सीड कास्ट का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो जूनीपेरस से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स के नाम से किन्हें जाना जाता है? जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स के नाम से किन्हें जाना जाता है? क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साइकस। क्या होगा साथियों? तो साइकस हो जाएगा। जो भी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साइकस हो जाएगा। क्या होगा? साइकस हो जाएगा। आइए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने
कि मलेरिया के उन्मूलन में, या जो मलेरिया रोग होता है, इसके उन्मूलन में कौन सा शैवाल सहायक हुआ है? मलेरिया के उन्मूलन में कौन सा शैवाल सहायक हुआ है? क्या होगा? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा साथियों, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी जो कारा दिख रहा है, यह भी एक शैवाल का नाम है। दूसरा ऑप्शन जो नाइट्रेला दिख रहा है, यह भी एक शैवाल का नाम है, और ये दोनों के दोनों शैवाल मलेरिया को दूर करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। तो जब एक से अधिक ऑप्शन आपका सही होगा तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात मलेरिया उन्मूलन में कौन शैवाल सहायक हुआ? तो कारा एवं नाइट्रेला, कारा एवं नाइट्रेला। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न ये रहा साथियों आपके सामने कि लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज किस कुल का पौधा है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? लहसुन और प्याज किस कुल का पौधा है? लहसुन और प्याज, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लिलिएसी। क्या होगा साथियों? लिलिएसी हो जाएगा। लहसुन और प्याज किस कुल का पौधा है? तो लिलिएसी कुल का पौधा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने, केला, सभी लोग केला खाते हैं, बनाना। तो केला किस कुल का पौधा है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? केला किस कुल का पौधा है? केला किस कुल का पौधा है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यूजेसी। क्या होगा साथियों? म्यूजेसी हो जाएगा। तो जो भी साथी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। केला किस कुल का पौधा है? तो म्यूजेसी कुल का पौधा है। चलिए जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे बात कर लेते हैं। तो लिलिएसी, लिलिएसी पे भी हम लोगों ने बात किया था। लहसुन प्याज, लिलिएसी क्या हो जाएगा? लहसुन प्याज हो जाएगा। यदि ग्रेमिनी की बात करें तो गौ से ग्रेमिनी या गौ से गेहूं, गौ से ग्रेमिनी और गौ से क्या हो जाएगा साथियों? तो गेहूं हो जाएगा, गेहूं। तो गौ से ग्रेमिनी या गौ से गेहूं, ठीक है। तो क्या क्या याद हो गया? केला किस कुल का है? तो म्यूजेसी कुल का है। लिलिएसी का कौन है? तो लहसुन प्याज है। गेहूं किससे है? तो गेहूं आपका ग्रेमिनी से है। तो इस प्रश्न से साथियों इतनी जानकारी हम लोगों को मिलती है। आइए अगले प्रश्नों पे आ जाइए, अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन पालमी कुल से संबंधित है? वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से कौन पालमी कुल से संबंधित है? अभी इसके बारे में मैं सोच रहा था डिस्कस करूं पिछले प्रश्नों में, अच्छा हुआ नहीं किया, नहीं तो फिर तो सारा आंसर ही आउट हो जाता। चलिए बताइए क्या होगा? निम्न में से कौन पालमी कुल से संबंधित है? जल्दी आंसर कीजिए। क्या होगा? क्या होगा? ए बी सी डी ई, क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई होगा। क्यों होगा ऑप्शन नंबर ई? क्योंकि पालमी कुल से कौन संबंधित है? तो आपका नारियल बिल्कुल ही सही जवाब है, पालमी कुल से है। आपका तार बिल्कुल ही सही जवाब है, पालमी कुल से है। ऑप्शन नंबर सी में आपको खजूर दिख रहा है, खजूर भी पालमी कुल से है साथियों। और ऑप्शन नंबर डी जो सुपारी आपको दिख रहा है, यह भी पालमी कुल से है। तो चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल ही सही हैं, अर्थात एक से अधिक जब आंसर सही होगा तो क्या होगा? वही होगा जो आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ई। क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों पे, अगले प्रश्नों की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। साथियों आज कैमरा और स्क्रीन पे जो आपका कमेंट दोनों के दोनों बंद हैं, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं। इस कारण से आपका सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है। आइए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न है साथियों कि दांत दर्द से आराम मिलने के लिए, क्या? तो दांत दर्द से आराम मिलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दांत में जब दर्द होता है तो लोग उससे आराम के लिए क्या करते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, लौंग का तेल उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं साथियों? तो लौंग का तेल उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही होगा। साथियों अगर यह पूछ दिया जाए कि लौंग के तेल से दांत दर्द में क्यों आराम मिलता है, तो इसके पीछे एक कारक है और वह कारक है यूरेनॉल। क्या है? तो यूरेनॉल है, यूरेनॉल है। क्या हो जाएगा साथियों? तो यूरेनॉल हो जाएगा। यूरेनॉल क्या करता है कि दांत दर्द में आराम करवाता है
और यह यूरेनॉल कहाँ पाया जाता है? तो लौंग के तेल में पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दांत दर्द में आराम कौन देगा? तो लौंग का तेल। आइए अगले प्रश्नों पे आइए। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे सब्जी कुल के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे सब्जी कुल के नाम से जाना जाता है? क्या होगा? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कुकुरबिटेसी। क्या होगा? तो कुकुरबिटेसी को सब्जी कुल के नाम से जाना जाता है। कुकुरबिटेसी को सब्जी कुल के नाम से जाना जाता है क्योंकि आपका जो ये कद्दू होता है, क्या होता है? तो कद्दू जिसको लौकी भी कहा जाता है, कद्दू किस कुल का है? तो कुकुरबिटेसी कुल का है। और कद्दू क्या है? कद्दू सब्जी है। इसलिए क्या कहा जाता है? कुकुरबिटेसी को सब्जी कुल के नाम से जाना जाता है। सब्जी कुल किसे कहा जाता है? कुकुरबिटेसी को कहा जाता है। साथियों आपने नाम सुना होगा परवल का। नाम क्या सुनना है इसमें, कौन सी बड़ी बात है? परवल का। तो कद्दू, परवल ये सब सब्जी किससे संबंधित है? तो यह है कुकुरबिटेसी कुल का। और कुकुरबिटेसी कुल में सिर्फ सब्जियां सब्जियां आपको दिख रही है ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सब्जी कुल कहा जाता है। सब्जी कुल। ठीक है। आइए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने, जल्दी से आंसर कीजिए। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन कब हुआ था? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन कब हुआ था? जल्दी से बताइए क्या होगा? इसका जवाब गलत नहीं बताना है। इसका जवाब अगर गलत आता है तो बहुत बड़ा पाप है। चलिए इसका सही जवाब होगा 1905। क्या होगा साथियों? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए इस समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से बताइए गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिए कौन था? कौन था? बिहार, ये जो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन 1905 में हुआ था, तो किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी बंगाल विभाजन? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा? चलिए बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर जनरल था वह कर्जन था। कौन था साथियों? तो कर्जन था। चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान से सुने। इस प्रश्न के लिए आपको 15 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। आराम से आंसर कीजिए कि किसने कहा था कि दुनिया में अगर कोई पाप है, दुनिया में अगर कोई पाप है तो वह निर्बलता है? क्या कहा था? कि दुनिया में अगर कोई पाप है तो वह निर्बलता है। किसने कहा था? जल्दी से बताइए किसने कहा था? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल बिल्कुल आप सही आंसर कर रहे हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। तो जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने क्या कहा था कि यदि किसी मनुष्य में निर्बलता है, किसी मनुष्य में दुर्बलता है, वह दुर्बलता चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो या बौद्धिक हो या आध्यात्मिक हो, अगर वह दुर्बलता है तो वह सबसे बड़ा पाप है। चलिए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान, जब भारत पर ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों ने अपना शासन जमाया हुआ था, उस समय उग्र राष्ट्रवाद के बेहतरीन प्रचारक कौन साबित हुए थे? जल्दी से बताइए क्या होगा? ध्यान से सुनिए। ब्रिटिश शासन के दौरान, जब ब्रिटिश का शासन हमारे प्यारे देश भारत के ऊपर था, तो उस समय जो उग्र राष्ट्रवाद हुआ करता था उसके बेहतरीन प्रचारक कौन साबित हुए? क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताइए। ए बी सी डी ई क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी, शिक्षित भारतीय। क्या होगा? तो शिक्षित भारतीय। क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने क्या सोचा था? अंग्रेजों ने सोचा था कि भारतीयों को थोड़ा बहुत यदि पढ़ा दिया जाए तो ये सब क्या करेंगे कि तन से तो भारतीय दिखेंगे लेकिन मन से अंग्रेज हो जाएंगे। लेकिन साथियों हुआ उसका उल्टा। जब ये लोग पढ़ लिए तो इन्होंने उग्र राष्ट्रवाद का एक जो है अख्तियार किया, उग्र राष्ट्रवाद को अपनाया और इस प्रकार से ब्रिटिश शासन की जो मंशा थी उस पर पानी फिर गई। अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। कहता है कि निम्न में से किस पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था? सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए आज किसी के कमेंट का जवाब नहीं दिया जा पा रहा है, लेकिन
आप यह मानकर चलें कि मैं आपके सारे कमेंट को देख रहा हूँ और यहाँ पे मैं नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन आपको मान के चलना है कि मैं यहाँ दिख रहा हूँ। ठीक है? चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न है कि निम्न में से किस पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था? क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा मराठा एवं केसरी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। आंसर क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि इस दोनों पत्रिका को देखिए मराठा, मराठा अंग्रेजी में था, मराठा इंग्लिश भाषा में लिखी हुई थी और केसरी, केसरी था मराठी भाषा में। केसरी किस भाषा में? मराठी भाषा में था। चलिए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस उत्सव का आयोजन बाल गंगाधर तिलक ने किया था? क्या होगा इसका सही जवाब? निम्न में से किस उत्सव का आयोजन बाल गंगाधर तिलक ने किया था? जल्दी से बताइए, बाल गंगाधर तिलक ने क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया और शिवाजी उत्सव भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। तो आप बताइए गणपति उत्सव कब और शिवाजी उत्सव कब आयोजन किया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। गणपति उत्सव का प्रारंभ कब किया गया था और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ कब किया गया था? क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, गणपति उत्सव हो जाएगा 1893। क्या हो जाएगा? 1893, 1893 हो जाएगा। और आपका शिवाजी उत्सव 1802 साल 95 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1895, 1895 में शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक युवाओं को इसमें शामिल किया जाए, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल किया जाए। अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित नहीं है? यहां पर नहीं पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन साथियों उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित नहीं है? तो क्या होगा आपका जवाब? 15 सेकेंड का समय ले लीजिए, 15 सेकेंड का समय लीजिए, लेकिन सोच के सही सही बताइए क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सभी के सभी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सभी के सभी उग्र राष्ट्रवाद से ही संबंधित हैं। ठीक है, सभी के सभी उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित है, चाहे वह बाल गंगाधर तिलक हो, विपिन चंद्र पाल हो, अरविंद घोष हो, लाला लाजपत राय हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन के तहत कंपनी को क्या अधिकार प्राप्त नहीं था? बंगाल में द्वैध शासन के तहत कंपनी को क्या अधिकार प्राप्त नहीं था? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शासन चलाना। ये शासन चलाने का जो अधिकार था नवाब के पास था। किसके पास था? तो नवाब के पास था। बाकी ऊपर के जो ये तीनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, यह कंपनी को प्राप्त था कि राजस्व कौन वसूलेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। सैनिक संरक्षण कौन देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। विदेशी मामले को कौन देखेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन शासन कौन चलाएगा साथियों? तो शासन चलाएगा नवाब। कौन चलाएगा? तो नवाब। तो आपका आंसर क्या होगा प्रश्न के अनुरूप? तो बंगाल में द्वैध शासन के तहत कंपनी को क्या अधिकार प्राप्त नहीं था? तो शासन चलाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। आइए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन गवर्नर जनरल बना था? बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन गवर्नर जनरल बना? तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कौन प्रथम गवर्नर जनरल बना था? तो इसका भी आंसर वारेन हेस्टिंग ही हो जाएगा, क्योंकि प्रथम गवर्नर जनरल की शुरुआत जो है वह वारेन हेस्टिंग से ही होती है। कंपनी का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग था। वह 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके बाद से ही बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? तो बंगाल क्षेत्र का
जो था कंपनी, उसका गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में किस प्रकार की अदालत में जातीय कानून लागू किया जाता था? ब्रिटिश काल में साथियों किस प्रकार की अदालत में जातीय कानून लागू किया जाता था? जैसा कि दो प्रकार की अदालत है, एक दीवानी होता है और एक फौजदारी होता है। तो आपको बताना है कि जातीय कानून किस में लागू होगा। तो जातीय कानून साथियों लागू होता था सिर्फ व सिर्फ दीवानी में। किस में? तो दीवानी अदालत में जातीय कानून लागू होता था। कहने का मतलब क्या हो गया कि एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम, तो ये दोनों जो जिस जाति से संबंधित होते थे, उस जाति से संबंधित नियम कानून उस पर लागू किया जाता था। अर्थात हिंदू के लिए हिंदू कानून और मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून। लेकिन साथियों अगर मामला फौजदारी अदालत में हो तो इस प्रकार की कोई जातीय कानून पर ध्यान न देते हुए सिर्फ व सिर्फ मुस्लिम कानून को लागू किया जाता था। सिर्फ व सिर्फ मुस्लिम कानून को लागू किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रश्न से हमें इतनी सारी जानकारियां मिल गई। आइए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? यह भी वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ था। वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ था, 1784 में। कब हुआ था? तो 1784 में हुआ था। विलियम जोन्स के द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी, 1784 में। अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा जेम्स ऑगस्टम हिक्की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जेम्स ऑगस्टस या ऑगस्टम भी कहीं पे लिखा हुआ रहता है, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की हो जाएगा। कब? तो 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में भारत का पहला ये समाचार पत्र था द बंगाल गजट। द बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया था, किसने प्रकाशन किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। आइए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी से कौन संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी से कौन संबंधित है? क्या होगा, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए, 10 सेकंड में आंसर करना है। तो आंसर क्या होगा आपका? तो आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। रिंग फेंस पॉलिसी से कौन संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग संबंधित है। तो बिल्कुल ही सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्नों पे आइए। अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में किसने इस्तीफा दिया था? पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में वारेन हेस्टिंग ने ही साथियों इस्तीफा दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इस कारण से वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग भी लगाया गया था। महाभियोग, ठीक है, महाभियोग भी लगाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। अच्छा, ये अब बातें आ गई। देखिए सीडीपीओ पीटी एग्जाम 2021 को देखते हुए साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो 4 तारीख से प्रारंभ हो गया है। अगला जो टेस्ट होगा रविवार को दोपहर 12 बजे के बाद पेड ग्रुप में, सिर्फ पेड ग्रुप में इसका लिंक मिलता है, तो 12 बजे के बाद मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हैं या आप जॉब में हैं, फिर भी सोचने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है कि दोपहर 12 बजे के बाद जो लिंक मिलेगा इसे आप रात तक सबमिट कर सकते हैं और रिजल्ट उसके अगले दिन सामूहिक रूप से 2-3 ग्रुप को मिलाकर सामूहिक रूप से रिजल्ट प्रकाशित की जाएगी। जो लोग अभी तक इससे नहीं जुड़ पाए हैं तो वे लोग 599 वाला जो यह प्रोग्राम है इसको ज्वाइन कर लें। 8877301688 8877301688 इसी नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी आपसे हो पाए आप जल्दी से करके इसको ज्वाइन कर लें। यह पहले 499 का था लेकिन अब 599 का हो गया है। अब बहुत जल्द नामांकन प्रक्रिया इसकी बंद कर दी जाएगी। अब नामांकन नहीं लिया जाएगा, तो जल्दी से आप अपनी नामांकन सुनिश्चित कर लें। बाद में यह मत कहें कि मैं इससे वंचित रह गया। चलिए आइए आगे बढ़ा जाए। और साथियों आप लोग जो समस्या बताते हैं कि आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो उसके पीछे एक कारण यह हो सकता है कि आपने सब्सक्राइब किया होगा, इसमें नो डाउट, इसमें पूछने की बात नहीं है, सभी लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं। लेकिन
ये बगल में एक बेल आइकन होता है, आप इसको दबा के उसके बाद ऑल का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर लेंगे तो सही समय पर आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी। और हाँ, लाइक करने के लिए कहना पड़ेगा क्या? कहूँगा तब लाइक होगा, शेयर करने के लिए कहना पड़ेगा, ये सब कहने की बातें नहीं है। आइए आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्नों पे आइए। अगला प्रश्न है कि देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देशी रियासतों को, ध्यान से सुने, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बिल्कुल ही गलत बात है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा साथियों। क्यों? देखिए, ए सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन नंबर बी वीपी मेनन, ये दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई होगा। और इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम्स में भी दिखेंगे, आपको लगेगा कि यह पहला ऑप्शन तो मिल गया, यह सही आंसर होगा, लेकिन नहीं। ध्यान से आप चारों ऑप्शन को पढ़ लेंगे, क्या पता एक से अधिक सही हो, क्योंकि ऑप्शन ई में तो एक से अधिक भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो भारतीय संघ का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही बात है। और वीपी मेनन, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ई। आइए अगले प्रश्न पे आया जाए। अगला प्रश्न है कि जूनागढ़ रियासत को किस प्रकार से भारत में मिलाया गया था? जूनागढ़ रियासत को किस प्रकार से भारत में मिलाया गया था? बिल्कुल सही जवाब है जनमत संग्रह। इसमें तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जौ से जूनागढ़ और जौ से जनमत, ध्यान से देख लीजिए, जौ से जूनागढ़ और जौ से जनमत, तो इसमें याद करने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जौ से जूनागढ़ और जौ से जनमत, हो गया ना आंसर। चलिए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद रियासत को किस प्रकार से भारत में मिलाया गया था? तो हैदराबाद मानने के लिए तैयार नहीं था, तो इस पर पुलिस कार्रवाई करके, ठोक पीट के, धून धान के इसको क्या किया गया कि भारत में मिला लिया गया। तो आपका आंसर क्या होगा? तो हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई से साथियों मिलाया गया था। चलिए, धुनने की बात आई तो एक प्रश्न मुझे याद आ गया, मैं आप लोगों से पूछ देता हूं। देखिए, हुआ क्या था 1905 के दौरान, 1905 के दौरान जो है, जापान और रूस के बीच में कुछ अनबन हुआ था। और उस दौरान जापान ने क्या किया कि रूस को बहुत ही अच्छे तरीके से धुलाई कर दिया था, अर्थात हरा दिया था। तो एक समाचार पत्र उस समय हुआ था, समाचार पत्र, और उस समाचार पत्र ने कहा कि अगर अगर जापान रूस को धून सकता है, जापान क्या कर सकता है कि रूस की धुनाई कर सकता है, तो फिर भारत अंग्रेजों की धुनाई क्यों नहीं कर सकता है? तो किस समाचार पत्र ने कहा था? अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट करके बताइए, क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा कराची। इसका आंसर एक अखबार निकलती थी, कराची पत्रिका या कराची अखबार करके इसका नाम था। ठीक है, कराची, इसी के द्वारा कहा गया था कि जब जापान रूस की धुनाई कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं जो है ब्रिटेन का जो शासन है उसकी धुनाई कर सकता है। चलिए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर रियासत को किस प्रकार से भारत में मिलाया गया? तो इसे तो सभी लोग जानते हैं, विलय पत्र के माध्यम से क्या हुआ कि राजा हरि सिंह से कहा गया कि भाई अब क्या देख रहे हो, जल्दी करो नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और हरि सिंह बोला अच्छा भाई सही कह रहे हो, मिल जाते हैं। तो विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया और घुल मिल गया। चलिए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न है साथियों कि रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए, रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए किसकी अध्यक्षता में रियासत मंत्रालय बनाया गया था? क्या होगा? रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए किसकी अध्यक्षता में रियासत मंत्रालय बनाया गया था? तो इस बार आपका वही जवाब सही होगा जो पहले आप सोच रहे हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ ढेर सारे लोग आते जाते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वाह, बहुत बढ़िया जी। ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। आइए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न साथियों, बिहार में बोली जाने वाली, ध्यान से आंसर करें, क्या होगा? प्रश्न है कि बिहार में बोली जाने वाली आर्य भाषा कौन सी नहीं है? ध्यान से सुने, यहां नहीं की बातें की जा रही है।
कौन सी नहीं है? बिहार में बोली जाने वाली आर्य भाषा कौन सी नहीं है? तो क्या होगा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइए। क्या होगा आपका सही जवाब? बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी संथाली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी संथाली हो जाएगा। आपका आर्य भाषा से कौन-कौन संबंधित है? तो भोजपुरी आर्य भाषा से संबंधित है, मगही आर्य भाषा से संबंधित है, मैथिली आर्य भाषा से संबंधित है। तो आपका ये तीनों जो ऊपर में दिख रहा है, ये आर्य भाषा से संबंधित है और संथाली आर्य भाषा से संबंधित नहीं है, यह मुंडारी भाषा से संबंधित है साथियों। अगर यह पूछा जाता कि मुंडारी भाषा से कौन संबंधित है तो आपका आंसर क्या हो जा आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा संथाली। किससे? तो मुंडारी भाषा से संबंधित है। संथाली किससे संबंधित है साथियों? तो मुंडारी भाषा से संबंधित है। आइए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। भोजपुरी भाषा किस देश में नहीं बोली जाती है? ऑप्शन में देख के आपको बताना है कि भोजपुरी भाषा किस देश में नहीं बोली जाती है। ध्यान से प्रश्न को देखें, ध्यान से आंसर करें। प्रश्न है कि भोजपुरी भाषा किस देश में नहीं बोली जाती है? क्या होगा? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। क्योंकि जितने भी ऑप्शन हैं सभी के सभी सही हैं। अभी मैं पूछने वाला था कि कौन-कौन सा सही होगा, आप लोग कमेंट कीजिए, लेकिन चलिए हटाइए। क्या होगा? तो फिजी भी होगा, मॉरिशस भी होगा, साथियों सूरीनाम भी होगा और गुयाना भी होगा। तो आपका सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। तो भोजपुरी भाषा किस देश में नहीं बोली जाती है? तो सभी देश में बोली जाती है। जो ऑप्शन है सभी के सभी सही हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। आइए अगले प्रश्नों पे आ जाइए साथियों। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? क्या होगा? क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए। भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? तो साथियों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है? तो भोजपुरी भाषा का जन कवि कहा जाता है। अर्थात भोजपुरी का जन कवि हैं भिखारी ठाकुर। और इनकी लोकप्रिय रचना कमेंट करके बताइए। इसका आंसर मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि इससे पहले के लाइव टेस्ट में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से भिखारी ठाकुर के एक एक बातों को देखा था, जाना था। तो क्या होगा? इनके द्वारा जो रचना की गई है, नाट्य प्रस्तुति है, क्या होगा? तो विदेशिया हो जाएगा। क्या होगा साथियों? तो विदेशिया हो जाएगा। क्या होगा? तो विदेशिया। चलिए बहुत बढ़िया जी। अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि बिहार में एक मैथिली भाषा बोली जाती है। तो आपको बताना है कि मैथिली भाषा को कब 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बिहार के मैथिली भाषा को कब 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? जल्दी से सही जवाब बताइए। क्या होगा? बिल्कुल आपका सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। तो मैथिली भाषा को किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2003 में शामिल किया गया। और अगर बात की जाए कि बिहार के अलावे और कहीं यह भाषा बोली जाती है, तो साथियों अपना जो नन्हा मुन्ना प्यारा सा जो नन्हा मुन्ना सा बच्चा है नेपाल में भी मैथिली भाषा बोली जाती है। बिहार से सटे जो तराई क्षेत्र हैं वहाँ पर नेपाल में भी लोग क्या करते हैं? मैथिली भाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं और पसंद करते हैं। तो मैथिली भाषा बिहार में और नेपाल में। चलिए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि उर्दू साहित्य दो गज जमीन। उर्दू साहित्य क्या है? तो उर्दू साहित्य है आपका जिसका नाम है दो गज जमीन। आपको बताना है कि उर्दू साहित्य दो गज जमीन के लेखक कौन है? उर्दू साहित्य दो गज जमीन के लेखक कौन है? क्या होगा? जल्दी से बताया जाए। सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल 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 सही जवाब है अब्दुल समद।
ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये जो अब्दुल समद हैं साथियों, ध्यान से सुन लें कि अब्दुल समद जी को किस पुरस्कार से, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी सारी जानकारियां मिलती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है कि बिहार ने कब उर्दू भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया था? जल्दी से क्या होगा इसका सही जवाब? बिहार ने हिंदी कब अपनाया था? तो आज़ादी के बाद तुरंत अपना लिया था, लेकिन उर्दू को अपनाने में थोड़ी सी देर हो गई। तो आपको बताना है कि इसे द्वितीय भाषा के रूप में कब अपनाया गया था। जल्दी से सही कमेंट कीजिए, सही कमेंट कीजिए। क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उनका सही है और बिल्कुल ही सही जवाब है। तो साथियों एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए अगले प्रश्नों पे आ जाइए, अगले प्रश्न पे आएंगे और अब प्रश्न जो प्रारंभ होगा करंट अफेयर्स से प्रारंभ होगा। तो 1-2 सेकेंड अच्छे तरीके से सांस ले लीजिए, क्योंकि अब करंट अफेयर्स का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। चलिए करंट अफेयर्स का ये रंगारंग कार्यक्रम, बोलिए क्या होगा इसका सही जवाब? 2020 में साथियों ध्यान से देखिए प्रश्न, करंट अफेयर्स का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। 15 सेकंड का समय लीजिए, लेकिन आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कि 2020 में एक रिपोर्ट आई है, 2020 में साथियों एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बताना है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चाइना हो जाएगा। चलिए कुछ तो चीन ने बढ़िया किया, भारत से कुछ तो खरीद रहा है और वह भी सबसे बड़ा खरीदार है। चलिए हम लोग भले चाइना के सामान को ना खरीदें, लेकिन चीन यदि भारत का सामान खरीद रहा है तो हम लोगों के लिए अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में साथियों गोनी तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? गोनी तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए। ऑप्शन में फिलीपींस और फिलिस्तीन दोनों दिख रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही आंसर होगा। क्या होगा? तो इसका साथियों आंसर होगा फिलीपींस, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? तो फिलीपींस हो जाएगा। हाल ही में गोनी तूफान, क्या नाम है तूफान का? गोनी तूफान कहाँ आया? तो फिलीपींस को प्रभावित किया। इससे पहले के लाइव टेस्ट में हम लोगों ने एक और तूफान की चर्चा की थी साथियों, उसका नाम था जेटा तूफान। ये तारक मेहता का जेठा नहीं है, जेटा है, जेटा। तो कमेंट करके बताइए ये जेटा तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? जल्दी से बताइए, बताइए, कमेंट कीजिए। क्या होगा, क्या होगा? जेटा तूफान किस देश को प्रभावित किया था? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा साथियों? तो अमेरिका हो जाएगा। क्या होगा? अमेरिका होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। इसी प्रकार याद रखना है, आगे बढ़ते जाना है और पीछे की बातों को भी याद रखना है। आइए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश, ध्यान से सुने, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा निर्माता बन गया है? विश्व का कौन सा देश है जो प्लास्टिक कचरा के निर्माण में सबसे एक नंबर पर है? प्लास्टिक कचरा के निर्माण करने में सबसे एक नंबर पर है। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा साथियों अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। तो कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा निर्माता है? तो अमेरिका है। कौन है साथियों? तो अमेरिका है। अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पन्ना टाइगर रिजर्व साथियों किस राज्य में है? जल्दी से बताइए। पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बिल्कुल सही जवाब है आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा साथियों? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा रिजर्व? तो बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है।
बायोस्फीयर रिजर्व की संज्ञा दी गई है, इसलिए यह भी हाल में चर्चा में है। तो मैंने सोचा चलो इसे पूछ लिया जाए कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो साथियों मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्नों पे आ जाइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उनका सही जवाब है। अगले प्रश्नों पे आ जाइए। देखिए आज मैं किन्हीं भी साथियों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो परेशान नहीं होना है और बुरा नहीं मानना है, क्योंकि आज ना तो कैमरा है और ना आपका कमेंट दिख रहा है। तो दोनों के दोनों चीज़ें आज गायब हैं, क्योंकि आज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। इस कारण से सेटअप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये टेस्ट लेके आया। ये बहुत बड़ी बात है और आप लोग साथ दे रहे हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। बहुत बढ़िया जी। किस देश ने इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह कराया है, क्या होगा? क्या होगा इसका सही जवाब साथियों? तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए साथियों, न्यूजीलैंड। क्या होगा? तो न्यूजीलैंड ने इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह कराया है। इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह किसने कराया साथियों? तो न्यूजीलैंड कराया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी को साथियों, किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय खिलाड़ी को, ये क्रिकेटर हैं, चलिए ये चारों के चारों ऑप्शन में आपको क्रिकेटर का ही नाम है। तो बताइए किस खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, केएल राहुल। क्या होगा? तो केएल राहुल को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आइए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके कंप्यूटर और मोबाइल दोनों ही स्क्रीन पे। चलिए क्या होगा? प्रश्न है कि प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ, प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ, प्लास्टिक लेके जाइए और मास्क लीजिए और लगा लीजिए, क्योंकि कोरोना को यदि हराना है तो मास्क लगाना है। कोरोना को हराना है, मास्क लगाना है। इसलिए साथियों घर में रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लें। कोई ज़रूरत नहीं है, बार-बार लॉकडाउन लग रहा है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है भागम-भाग करने की। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से भी सुरक्षित रहिए और आराम से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए। 3 दिन लाइव और साप्ताहिक 150 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ देहरादून, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी लोग हैं बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ। कहाँ शुरू किया गया साथियों? तो देहरादून में। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने, ध्यान से सुने साथियों, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च की घोषणा की है? क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए साथियों, नासा। नासा ने निगरानी उपग्रह, अंतरिक्ष एजेंसी है नासा अमेरिका की। ये किसकी है? तो अमेरिका की है, ठीक है, अमेरिका। चलिए तो अमेरिका की है नासा, और इसने क्या किया? प्रहरी 6 लॉन्च करने की घोषणा की है। और यदि पूछ दिया जाए कि प्रहरी 6 क्या है, तो प्रहरी 6 निगरानी उपग्रह है। आइए अगले प्रश्नों पर आ जाइए। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है कि भारत के किस एयरबेस पर, भारत के किस एयरबेस पर 3 राफेल विमान की दूसरी खेप पहुंची है? 3 राफेल विमान की या दूसरी खेप की बात की जा रही है। दूसरी खेप कहां पहुंची साथियों? क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। ये होगा ऑप्शन नंबर बी, जामनगर एयरबेस। क्या होगा साथियों? तो जामनगर एयरबेस पर दूसरी खेप पहुंची। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली खेप कहां पहुंची थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राफेल विमान की जो पहली खेप आई थी वह किस एयरबेस पर आई थी, जल्दी से बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा पहली खेप अंबाला एयरबेस पर आई थी। पहली खेप कहाँ आई थी साथियों? तो अंबाला एयरबेस पर आई थी। और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दूसरी, तो दूसरी जामनगर एयरबेस पर आई थी। दूसरी कहाँ आई साथियों? तो जामनगर एयरबेस पे आई। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखें कि मिशन संपूर्ण पहल क्या है? प्रश्न है कि मिशन संपूर्ण पहल की शुरुआत, मिशन संपूर्ण पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? ठीक है, या किस राज्य में किया गया है, जल्दी से बताइए।
यह जो मिशन है, संपूर्ण पहल जो यह मिशन है साथियों, यह बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। और कैसा बच्चा? तो कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है, कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। चलिए, तो मिशन संपूर्ण पहल किस राज्य में? तो असम राज्य में साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि भारत की पहली सौर, दो बार यहाँ पे सौर लिखा गया है, यहाँ पे सौर ऊर्जा हो जाएगा, कि भारत की पहली सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू की गई है? क्या होगा? भारत की पहली सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू की गई है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा साथियों? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति परियोजना अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना, लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना हाल ही में इसकी मंजूरी दी गई है। तो आपको बताना है कि लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना का संबंध साथियों किस राज्य से है? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए क्या होगा, क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश होगा आपका ऑप्शन नंबर डी साथियों, बिल्कुल ही सही जवाब है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज का कटअप पिछले की कटअप के जैसा है। यदि आप मेल हैं तो 43 और फीमेल हैं तो 35 से अधिक लाना है। और अंत में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों का कितना आया। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है कि दुनिया का पहला 6G, लोग 4G से 5G के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ देख लीजिए एक देश है जिसने 6G उपग्रह को लॉन्च किया और सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो कि अति महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया का पहला 6G उपग्रह को सफलतापूर्वक किस देश ने लॉन्च किया साथियों? क्या होगा? यह होगा चाइना। साथियों चीन बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन अपना प्यारा देश भारत भी पीछे नहीं है। यह भी आगे बढ़ रहा है और यह भी आगे बढ़ते हुए एक दिन विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और आगे भी रहेगा साथियों। तो 6G उपग्रह को सफलतापूर्वक किस देश ने लॉन्च किया? तो चाइना ने लॉन्च किया। और चीन का सामान है, चल गया तो बहुत दिन तक चलेगा, नहीं तो शाम तक में काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर चीन का सामान तो कहाँ तक चल गया? तो चांद तक, और नहीं चला तो शाम तक। हो सकता है 6G सफलतापूर्वक तो लॉन्च हो गया, लेकिन पता चला कि शाम तक में ठप कर गया हो। खैर हटाइए, चाइना की क्या बातें करनी। चलिए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न साथियों कि कोलिंस डिक्शनरी ने, ध्यान से सुने, कि कोलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किस शब्द को चुना है? कोलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है साथियों? तो क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। और इसका जवाब तो बिल्कुल ही सही आना चाहिए। इसका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए और इसलिए भी आना चाहिए कि इतने दिनों तक क्या रहा था साथियों? तो लॉकडाउन रहा था। तो आपका आंसर क्या होगा? लॉकडाउन हो जाएगा। क्या होगा? लॉकडाउन होगा। और अभी भी लॉकडाउन से पीछा नहीं छूटा है, आए दिन लॉकडाउन लगते ही रहते हैं, लेकिन चुनाव ना हो तब। चुनाव ना हो तब। चलिए आइए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है कि देश के सबसे लंबे सिंगल लेन ब्रिज, देश के सबसे लंबे सिंगल लेन ब्रिज, इसका नाम है डोबरा चांटी। देश के सबसे लंबे सिंगल लेन ब्रिज, इसका नाम है डोबरा चांटी। तो डोबरा चांटी पुल साथियों किस राज्य में है? जल्दी से बताइए कि डोबरा चांटी पुल किस राज्य में है? यह सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है, सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है। तो इसका आंसर होगा साथियों उत्तराखंड हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, इनका बिल्कुल ही सही जवाब है। साथियों आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दें कि आपका आपका जो था मार्क्स कितना आया। कटअप जो था 43 वाला और 35 वाला। आशा करते हैं आपने इस कटअप को बहुत ही अच्छे तरीके से पार किया होगा। तो साथियों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ऑल
क्लिक कर लें, बेल आइकन के बाद आएगा और नोटिफ़िकेशन की चिंता ना करें, आपको मिल जाएगी। ग्रुप में और नोटिफ़िकेशन शेयर कर दिया जाता है और आप लोग ये वाला टेलीग्राम ग्रुप जो आपको दिख रहा है ना, संदीप सर लाइव 67th वाला, ठीक है? इसी को जॉइन कर लें, हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, बस आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है साथियों? तो आज कैमरा भी नहीं है, आज कमेंट भी आप लोगों का नहीं दिखा, लेकिन समस्या सबके साथ हो सकती है, लेकिन आपको फैसला करना है कि आप उस समस्या से कैसे पार करते हैं। आज सारी व्यवस्थाएँ नहीं थी, मैं चाहता तो एक मैसेज आप लोगों को दे देता कि अपरिहार्य कारणों से आज का लाइव टेस्ट नहीं होगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आपको भी अपने साथ ऐसा ही करना होगा, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, आपको जो लक्ष्य है, जो सामने कार्य आपको दिख रहा हो, उसे आप करें, सफलता आपको मिलेगी, 99.9% मिलेगी, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले लाइव टेस्ट में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, गुड बाय।